नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बीजेपी की कर्नाटक में करारी हार ने विपक्ष को एक तरह से एक नई जिंदगी दे दी है। कहा जा रहा है लोकतंत्र को लेकर, भारत में जो लोकतंत्र का भविष्य है उसको लेकर नई तरह की उम्मीदें जाग रही हैं। पिछले 9 साल में एक तरह से ये माना जा सकता है कि विपक्ष के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए अब तक की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि सीधे तौर पर आप ये देखिए, न सिर्फ की जितनी सीटें जीती हैं 135 सीटें, इसके अलावा लगभग 44% पूरे कर्नाटका का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। और ये तब हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने जी जान लगाकर जो कैंपेनिंग थी उसके आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपने चेहरे पर, अपनी फेस वैल्यू पर, ब्रांड मोदी पर उन्होंने वोट मांगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी हार गए हैं, विपक्ष ऐसा यकीन करना चाहता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि क्या इस विपक्ष का जो ये उत्साह है, जो उसकी खुशी है, क्या ये विपक्ष को साथ लेकर आएगी? क्या ये जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडेड हाउस, एक बटा हुआ घर, बटा हुआ खानदान जो नजर आता है विपक्ष का, वही रहेगा? मुझे याद है कि यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री और साथ ही विदेश मंत्री रह चुके हैं भारत के, उन्होंने इसी चैनल पर द वायर पर यह कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। लाखों लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा था। आज यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ फिर से मौजूद हैं और मैं वो इंटरव्यू भी इसलिए याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि जब ये कह रहे थे सब लोग कि अब ये बाजी हारी जा चुकी है, तब भी यशवंत सिन्हा पूरा फॉर्मूला उन्होंने बताया था विपक्ष को कि किस तरीके से इस जंग को जीता जा चुका है। आप जानते हैं कि भाजपा के सदस्य रह चुके हैं, भाजपा की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, लेकिन इस वक्त वो भाजपा से नाराज हैं, उनकी पॉलिसी से, उनकी राजनीति से नाराज हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानती हूँ आपकी तबीयत ज़रा सी नासाज है, उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और कुछ विचार जो मेरे मन में हैं उसको आपके साथ, आपके ऑडियंस के साथ शेयर करने का ये मौका दिया। बहुत धन्यवाद। यशवंत सिन्हा जी, 85 साल की उम्र में आपने एक ज़माना देखा है राजनीति का। न सिर्फ कि ज़िंदगी लंबी बल्कि आपका पॉलिटिकल करियर भी इतना लंबा रहा है। इससे पहले भी आपकी एक पास्ट लाइफ रही है पॉलिटिकल करियर से पहले भी। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो कर्नाटका में हम जो विपक्ष का उत्साह और भाजपा की एक करारी हार देख रहे हैं, उस पर दर्जनों ऑपिड्स लिखे जा चुके हैं पिछले कई 3 दिनों के भीतर। आप इसको, राजनीति को इतना नज़दीक से समझते हुए और भाजपा आरएसएस की राजनीति को इतना करीब से देखकर, आप इस हार को किस तरीके से समझते हैं? देखिए, ये हार तो मोदी जी की हार है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी कर्नाटका का चुनाव, तो आप सोचिए कि सब लोग, न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि मीडिया में, हर जगह वो क्या कहते होते, ये मोदी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, उन्होंने परिश्रम किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती तो श्रेय मोदी जी को जाता। अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो जाहिर है कि उसका दोष भी मोदी जी को ही जाएगा। और मैं इसलिए भी जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा। तरह तरह का रूप धारण करके वो वोटर्स के बीच में गए, पता नहीं कितने टन फूल उनके ऊपर बरसाए गए, सब कुछ किया, लेकिन ढाक के 3 पात, उसका नतीजा वो नहीं निकला जो वो उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि कर्नाटक की जनता ने सोच रखा था कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट कम देगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और मैं मानता हूँ, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, कि कर्नाटका के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे बहुत सबक सीखने की ज़रूरत है सब लोगों को, राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, आम जनता को।
यशवंत सिन्हा जी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक राजनीतिक विज्ञान की छात्रा के तौर पर न सिर्फ कि चुनाव के हार नतीजों को देखती हूँ, बल्कि पिछले 20-22 सालों से एक पत्रकार के तौर पर भी और राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर भी मैं ये भी समझती हूँ कि चुनाव न सिर्फ कि किस तरह जीता जा रहा है या हारा जा रहा है, बल्कि किस तरह लड़ा जा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है कि जो हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, वो कैसे तय होगी। नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते के दौरान जब उनको भाजपा ने बुलाया कि आइए स्टार प्रचारक के तौर पर, जब उनको लग रहा था कि उनकी हालत खराब है, जमीन खिसक रही है, नरेंद्र मोदी ने बाकायदा धड़ल्ले से देश के प्रधानमंत्री होने के अलावा बीजेपी के एक नेता के तौर पर साफ तौर पर धर्म के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि बजरंग बली, जय बजरंग बली का नारा लगाइए और वोट दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये वोट आप जो कमल को दे रहे हैं वो मुझे, नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेगा। सीधे तौर पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और इसके अलावा सीधे तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इन दोनों की अवहेलना उन्होंने की। क्या आपको लगता है कि कर्नाटका की जनता ने इस बात की भी सजा दी कि वो सांप्रदायिक आधार पर बांट रहे थे वहां की जनता को? मैं मानता हूं कि ये सच है और दुर्भाग्य है इस देश का कि जब चुनाव हो रहे थे कर्नाटका के, तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा चुनाव आयोग है वो गहरी निद्रा में सोया हुआ था और उसको ये सब कुछ नज़र नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी वहाँ पर खुलेआम बिल्कुल धार्मिक आधार पर वोट मांग रहे थे। और एक बजरंग दल की बात आई, उसको लेकर वो लोग उड़ चले। ऐसा लगा जैसे कि बजरंग दल और बजरंग बली एक ही हैं और मोदी जी बजरंग बली की जय बोलने लगे। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे उन लोगों ने हर सहारे को पकड़ने की कोशिश की, वो कुछ काम नहीं आया। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसा मैंने कहा, कि इस देश का कि चुनाव आयोग इस पूरे दरमियान सोया हुआ था, उसको ये सब नज़र नहीं आया जो आपको और हमको नज़र आया। और ये आगे के लिए एक बहुत खतरे का संकेत है कि इस तरह धर्म का ओपनली सहारा लिया जाएगा वोट मांगने के लिए और चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी के सामने वो नतमस्तक हैं, मोदी जी कुछ भी करके निकल जाएंगे। ये भी ज़रूरत नहीं होगी चुनाव आयोग को कि उनको सावधान करें, उनको नोटिस भेजें। पहली बार ऐसा लगता है यशवंत सिन्हा जी कि देश की जनता ने, कम से कम कर्नाटका राज्य की जनता, दक्षिण भारत ने नरेंद्र मोदी को, भाजपा आरएसएस को ये सजा दी है कि अगर आप हमें बांटेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अब तक सांप्रदायिक राजनीति से सिर्फ और सिर्फ हमने फायदा होते हुए देखा है, जनाधार बढ़ते हुए देखा है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को लोग राजनीतिक कारणों से नहीं, सामाजिक कारणों से नहीं, भावनात्मक कारणों से वोट देते हैं। इमोशनल कनेक्शन बन गया है नरेंद्र मोदी से जो जनता का। पहली बार ऐसा लग रहा है उनको इस कम्युनलिज्म का नुकसान भुगतना पड़ा। मेरा अगला सवाल आपसे है इस बात को लेकर, वापस हम भाजपा की तरफ तो आएंगे। नरेंद्र मोदी की हार का क्या मायने हैं भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा अब तक का मुखौटा, मैस्कॉट हैं वो, उसके क्या मायने हैं। लेकिन मैं जल्दी से एक सवाल विपक्ष के तौर पे आपसे पूछती हूँ कि ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, एक तरह का शिफ्ट नजर आ रहा है उनके स्टैंड में। वो कह रही हैं कांग्रेस पार्टी जहां जहां मजबूत होगी हम उन्हें सहारा देंगे, हम उनके साथ आएंगे। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में भी हलचल शुरू हो गई है। एनसीपी, कांग्रेस और साथ साथ शिवसेना अब कमरबंद हो रहे हैं, अब कमर कस रहे हैं अपनी। हर तरफ विपक्ष के खेमे में हलचल हो रही है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने हमको याद दिलाया कि कुछ समय पहले मेरी और आपकी बातचीत इसी चैनल पर हो रही थी और उस बातचीत में मैंने साफ तौर पर कहा था कि मैं बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ इस बात में कि सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं वो एक साथ आ जाएं, तभी वो सफल होंगे। और मैं मानता हूँ कि कर्नाटका के चुनाव का एक बहुत बड़ा जो लेसन है, एक बड़ी सबक जो है वो ये है कि सब लोग बोल रहे थे कि कर्नाटका में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है क्योंकि जेडीएस भी वहाँ पर था, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया क्योंकि कर्नाटका की जनता ने मन बना लिया था
कि इस बार बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। तो इसलिए एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में भी वो बाइपोलर हो गया और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य टक्कर हुआ और उसके बाद बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। मैंने उसमें आपको उदाहरण दिया था आम आदमी पार्टी का, और मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी और उसमें एक अब नया जुड़ गया पंजाब। लेकिन जनता जब मन बना लेती है किसको हराना है किसको जिताना है, तो फिर पार्टियों का एका हो नहीं हो वो चुन लेती हैं कि किस पार्टी को जिताना है और किस उम्मीदवार को जिताना है। और इसीलिए मैं बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूँ इस बात का कि जब तक सारे विपक्षी दल एक नहीं हो जाएंगे और पूरे मुल्क में 544 सीट्स में जब तक 1-to-1 कॉन्टेस्ट नहीं होगा तब तक बीजेपी नहीं हारेगी। इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, मैंने पहले भी आपके चैनल पर ये कहा था कि जो जहाँ मजबूत है वो वहाँ लड़े और बीजेपी को हराने का काम करे। और इसकी मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जब तक बीजेपी को वहाँ पर शिकस्त नहीं देगी तब तक बीजेपी की मेजॉरिटी कायम रहेगी। यशवंत सिन्हा जी, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनने में, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट हो सकता है जहां हम कहते हैं जिसके गाय गोबर की राजनीति जिसे कहते हैं, वहां कोशिश की जा रही थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उतना ज़्यादा लोगों ने इसे कबूल नहीं किया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे जो बैठता है वही केंद्र में जो है, केंद्र का मैं कहूँगी सूरज या चांद जिसे कह दें, वो देखता है। तो उत्तर प्रदेश या इसके अलावा पूरे ही जो हम उत्तर भारत का हम जिक्र कर लें, पूरी तरीके से सांप्रदायिकता से ग्रस्त है ये राज्य। ऐसे में क्या आपको लगता है इतने बड़े बल के तौर पर जैसे कांग्रेस पार्टी उभरी कर्नाटका में, पूरा का पूरा श्रेय वहां की लोकल लीडरशिप को दिया जा रहा है? यहाँ पार्टी काडर को देखिए आप कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का देखें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके अलावा भी और आगे बढ़ जाते हैं तो तमाम जगह हम देखें तो उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है यहाँ, खासकर उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। ऐसे में बार बार एक फॉर्मूला सुझाया जा रहा है कि क्यों ना एक भाजपा के कैंडिडेट के बदले विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार हो, एक के सामने एक। क्या ये कोई फिजिबल, कोई आपको लगता है कोई अक्लमंदी की बात होगी? मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी की बात नहीं है और विपक्ष को इस पछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी उनकी एनर्जी इसी बात में चली जाएगी कि वो एक उम्मीदवार कौन हो, इस पर भारी लड़ाई होगी विपक्षी दलों में और कोई एका नहीं बन पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व अटल जी और आडवाणी जी कर रहे थे, वो 2004 में चुनाव हार गई थी। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको झारखंड का और छत्तीसगढ़ का। इसलिए देना चाहता हूँ कि दोनों आसपास पड़ोसी देश हैं, एक साथ वो प्रदेश बने थे, दोनों का पॉपुलेशन लार्जली ट्राइबल है, बैकवर्ड है। अब जानते हैं कि 2004 के चुनाव में झारखंड में 14 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 13 सीट हार गई, केवल एक सीट पर जीती। और ठीक उसके विपरीत छत्तीसगढ़ में जहां शायद 11 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीती, एक सीट हारी। तो उस समय मैं लोगों से पूछता था भाई कौन सी हवा चल रही थी, कौन सी बयार चल रही थी इस देश पर जो देश में जो छत्तीसगढ़ तक चली और झारखंड के बॉर्डर पर आके रुक गई। मुझे लगता है आपने लोकल इश्यूज़ की बात की कर्नाटका के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी लोग लोकल इश्यूज़ को देखते हैं और लोकल लीडरशिप के बल पर अगर लोकल इश्यूज़ को आगे करके देश का चुनाव भी लड़ा जाए तो उससे फ़र्क पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है कि हम एक नेता को चुन लें, उसके पहले तय कर लें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तभी मोदी जी का मुकाबला हो सकता है। इस बात में मैं विश्वास नहीं करता हूँ कम से कम। यशवंत सिन्हा जी, वो दौर अलग था, अटल बिहारी वाजपेयी का आप जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह के नेता नहीं माने गए जैसे नरेंद्र मोदी। आरएसएस को पिछले 100 साल में एक ऐसा नेता मिला है जो वाकई उनको ये कहता है और उनके सपोर्ट से ऐसा लगता है कि उनकी पूरी जो कंस्टिट्यूएंसी है कि हिंदू राष्ट्र का एक सपना दिखा रहे हैं वो लोगों को, भारत को एक हिंदू फर्स्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। इस पूरी हिंदुत्व की लहर में
विपक्ष जिसके पास मुझे लगता है कि उतना कोई आकर्षक ऑल्टरनेट आइडिया, कोई वैकल्पिक विचार नहीं है कि चलिए मान लेते हैं कि अगर बीजेपी और आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो विपक्ष क्या करना चाहता है इसमें, सिवाय राहुल गांधी के हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी कोई ऐसा बहुत कोई कमिटमेंट नहीं है। ऐसे में हिंदुत्व के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और उसके खिलाफ भी कोई वोट मांगने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, इस सब की बात होगी और दूसरी तरफ एक बहुत ही जज्बाती मुद्दा आपके सामने है कि चलिए भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, एक हिंदू फर्स्ट कंट्री बनाते हैं जहां दूसरे लोगों के मुकाबले एक धर्म के लोगों के मानने वाले लोगों को ज़्यादा अधिकार होंगे, ज़्यादा आज़ादी होगी, उनका आधिपत्य होगा बाकी दूसरे लोगों पर। तो जाहिर है ये बहुसंख्यक समुदाय में अगर जितने 35-40% लोग भी लगातार अगर इस पूरी विचारधारा के खरीदार बने रहे तो फिर बीजेपी को कौन हरा सकता है? नहीं बने रहेंगे, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं मानता हूँ कि 2019 का जो चुनाव था ना, 2019 का जनादेश वर्डिक्ट इज़ ए स्टोलन वर्डिक्ट, एक चुराया हुआ जनादेश है। मैं इसलिए ज़ोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं हुआ होता तो 2019 में ही नतीजे कुछ और हुए होते। लेकिन इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कैसे बालाकोट और पुलवामा ने लोगों को प्रभावित किया और कैसे मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में इस मुद्दे को उन्होंने भुनाया था। तो इसलिए बार बार इस तरह के मुद्दे नहीं होते हैं। द सूफले विल नॉट राइज अगेन एंड अगेन। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो जादूगरी है ये एक बार चलती है। हिंदुत्व का नारा एक बार चलेगा, एंटी पाकिस्तान और बालाकोट पुलवामा एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। और लोगों को जो सताने वाले मुद्दे हैं, डेली बेसिस पर उनकी जो परेशानियां हैं, अंततः उनको उसी पर ध्यान दे के वोट देना पड़ेगा। लेकिन ये पछड़े में अगर हम पढ़ने लगे कि सारा विपक्ष एक हो, उसमें लगे रहें, सारी एनर्जी उसमें लगाएं और उसके बाद फिर मीडिया पूछेगी कि आपका वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मोदी जी इतने बलवान नेता हैं, इतने शक्तिशाली नेता हैं, तो उनके सामने आपके पास कौन है। तो इसमें हम क्यों फंसे? इसमें विपक्ष को नहीं फंसना चाहिए। विपक्ष को चुपचाप लोकल लीडरशिप के आधार पर स्टेट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी पे वापस आती हूँ मैं। जिस पुलवामा का आपने जिक्र किया है, मैं जानती हूँ ये जिक्र करने वाले आप बहुत कम उन लोगों में से एक हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसे कोई नहीं उठाएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मुद्दा है। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो आप देशद्रोही कहलाए जाएंगे, आप पाकिस्तान समर्थक कहलाए जाएंगे। ऐसे में सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू द वायर को उन्होंने दिया और बारहा उन्होंने इस बात को कहा, ये भी कहा कि उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि क्या ख़तरा मोल ले रहे हैं वो। ऐसा कहते हुए कमोबेश उन्होंने, अगर ये नहीं भी कहा कि ये साजिश किसकी थी, तब भी ये कह दिया कि खामोश रहने को उनसे कहा गया। सब कुछ जानने के बावजूद खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि खामोश रहो, चुप रहो, मत बोलो। और उन्होंने कहा कि ये पुलवामा का जो राजनीतिक फ़ायदा है वो उन्हें मिलेगा। और जाहिर है 2019 में आप कह रहे हैं मिला भी। क्या आप सत्यपाल मलिक की बात से सहमत हैं? आपने क्या वो इंटरव्यू देखा? नहीं, मैं सत्यपाल मलिक ने अभी ये बात कही है, मैं तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि इस बात का कितना असर जनमानस में पड़ा था 2019 के चुनाव के पहले। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से आप कहिए भयंकर जीत हुई, क्योंकि केवल जीत नहीं हुई, उनके उम्मीदवार बहुत लाख वोटों से जीते थे। तो ये सारा का सारा इसलिए संभव हुआ क्योंकि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और उसके बाद इसको इलेक्टोरल पर्पसेस का, चुनावी दृष्टिकोण से इसको भुनाया गया और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भुनाया गया। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, सत्यपाल मलिक जी अब इस बात को कह रहे हैं ओपनली। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो उनको कहा गया खामोश रहो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
मैं बहुत बार कश्मीर गया था, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे में और उसकी समस्याओं में एक रुचि ले रहा था। देवेंद्र सिंह डीएसपी एंटी टेररिज्म, जो हर बार हमको मिलते थे वहाँ के श्रीनगर के एयरपोर्ट पर, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? उन्होंने क्या बात किससे की? इस बात का कभी खुलासा हुआ? देखिए, दिक्कत ये है कि आपके जैसे लोग तो मीडिया में सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रायः मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। और अगर मीडिया सवाल आज के दिन पूछती है तो विपक्ष से पूछती है, वो रूलिंग पार्टी से सवाल नहीं पूछती है। मैं आपसे आज चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि देवेंद्र सिंह कहां गए? उनके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है? किस परिस्थिति में पकड़े गए? उसके बाद वहां से उनका क्या हश्र हुआ? कहाँ हैं आज के दिन? नौकरी में है, नौकरी से निकाल दिए गए, किस पद पर हैं, क्या हुआ? किसी को नहीं पता है और हम पूछेंगे भी नहीं। बहुत ही हैरानी की बात है और बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका जो ये पूछ रहे हैं। तो आपको क्या ये खतरा इस बात का लगता है, क्योंकि देखिए भाजपा को और आरएसएस को आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, पिछले कुछ सालों में देखा है, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत आसानी से हार मान लेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, कर्नाटका में हम हार गए तो अब हम और भी राज्यों में हार जाएंगे, चलिए 2024 में भी हार गए तो कोई बात नहीं है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इससे ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और सांप्रदायिकता का मुद्दा, ये दो ही पॉलिटिकल प्लैंक हैं कि भी मुस्लिम विरोधी हम राजनीति करते हैं, और दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हम ये कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और हम सबसे ज़्यादा इस पर हम माहिर हैं। और इन्हीं दोनों मुद्दों को खासकर, और मैं कहूँगी तीसरा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इन तीनों मुद्दों को जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने रखा, उन्होंने करोड़ों लोगों ने देखा इस इंटरव्यू को, इससे ये भी पता चलता है कि लोग इस बात से सहमत हो रहे थे, उनकी बात से एक तरह की सनसनी पैदा हुई, यानी कि इस तरह की बात में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि ये जो दो बातें थीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार, इन दोनों पर नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड वैल्यू थी कि भाई वो क्लीन पॉलिटिशियन है और वो 56 इंच सीना उनका है, वो खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, इन दोनों को नुकसान पहुंचाया गया। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की उस छवि को नुकसान पहुंचा? क्या कर्नाटका चुनाव में इसका कोई असर हुआ? देखिए, आप जो दो मुद्दे बोल रहे हैं ना, मैं मानता हूँ उसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुका है। कोई भी मुद्दा कुछ दिनों तक ही चलता है, बराबर के लिए वैलिड नहीं होता है, और इसलिए 2019 में उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन 2024 में भी इन दोनों मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। और अभी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सारी दुनिया देख रही है कि अडानी के मामले में क्या हुआ, और सारी दुनिया ने देखा कि पूरा मुद्दा उठा, ज़ोरदार ढंग से विपक्ष के द्वारा उठाया गया दोनों सदनों में, और इतनी देर तक प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और अडानी के मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। क्या ये अननोटिस चला गया? लोगों ने इसका नोटिस नहीं लिया? बिल्कुल लिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उनकी छवि का सवाल है, जहाँ तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक मुद्दों का सवाल है, इसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में ये मुद्दे जनता के मानस के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। यशवंत जी, क्या गारंटी है कि 2024 से पहले इस तरह का कोई नया मुद्दा नहीं मिलेगा? 2019 में देखिए हाथों हाथ कैसे छप्पर फाड़ के मुद्दा मिल गया, कहा कि चुप रहिए, फिर राजनीतिक इस्तेमाल हुआ। सत्यपाल मलिक और आप दोनों इस बात को कह रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि 2024 में इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? उसका असर नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई काम ये करते भी हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अंग्रेज़ी वाली उस कहावत का जिक्र किया, यू कांट मेक द सूफले राइज अगेन एंड अगेन। वो सूफले एक ही बार उठता है, उसका दोबारा नहीं उठता है। तो इसलिए वो कुछ भी कोशिश कर लें, लाख जतन कर लें, प्रयास कर लें, उस प्रकार के मुद्दे का असर नहीं पड़ेगा। जनता सवाल पूछेगी भ्रष्टाचार के बारे में, पूछेगी अडानी का क्या हुआ, जनता पूछेगी सवाल महंगाई का क्या हुआ, जनता पूछेगी सवाल कि गवर्नेंस का क्या हुआ। आपको क्या लगता है कर्नाटक इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी का कद घटा है? क्या उनकी जो एक अजेय होने की जो एक ब्रांड उनको आगे बढ़ाया गया था कि वो इनविंसिबल हैं, उनको हराया नहीं जा सकता, क्या ये जो नैरेटिव और ये नोशन जो है, क्या उनका कद घटा है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि कर्नाटका के चुनाव का एक बड़ा लेसन जो है
बड़ी सबक जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी अजेय नहीं हैं, उनको हराया जा सकता है। इस कर्नाटक के चुनाव में आपने कहीं देखा भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकल नेताओं को? एक चीफ मिनिस्टर थे बोम्मई, वो कभी कभी दिख जाते थे, लेकिन केवल मोदी जी दिखते थे या अमित शाह दिखते थे, कोई और तीसरा भी नहीं दिखता था, और वहाँ का लोकल लीडरशिप भी नहीं दिखता था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि लोकल लीडरशिप के आधार पर और लोकल मुद्दों के आधार पर, जिसमें 40% सीएम भी था, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जीती। इसी प्रकार की रणनीति बनाकर, जैसा मैं कह रहा हूँ, हमें प्रदेशों में लड़ाई लड़नी होगी 2024 में। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर देखना होगा, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, स्थानीय नेता क्या हैं, और आपको नहीं लगता कि विपक्ष की कोई भी ऐसी एकता, जिसको हम बार बार कहते हैं अंग्रेजी में इल्यूसिव जिसे कहते हैं, यानी इसके पीछे आप भागते रहें और वो दूर भागती रहती है, वो एकता, उससे बिल्कुल बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं राहुल गांधी पे आ जाती हूँ। आप राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उसे किस तरीके से देखते हैं? उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उनको संसद से बाकायदा बैन कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई, इस सब जो पूरा मसला हुआ, राहुल गांधी को जो पूरे तरीके से कुचलने की एक कोशिश हुई, और उसके बाद वो व्यक्ति कैसे खड़ा हुआ कर्नाटका चुनाव के वक्त, हमने खासकर देखा एक बहुत बड़े फैक्टर्स जिनको जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये कर्नाटका की जीत हुई है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा भी शामिल है। आप राहुल गांधी के इस सफर को पिछले 1 साल के कैसे देखते हैं? मैं मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थी, जिसको राजीव गांधी ने उठाया। यह आसान नहीं था कि वो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंच जाते, पैदल चलकर, और उन्होंने बहुत साहस दिखाया, बहुत परिश्रम किया, और कर्नाटक के चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों में जब कभी चुनाव होंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा। वो 1 नंबर का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए, हास्यास्पद बनाने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों प्रयास किए। राहुल गांधी ने उसको एक यात्रा करके उस सबको धो दिया, और अब राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उनको क्रश करने का, कुचलने का प्रयास कर रही है, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं, और वो समझते हैं कि इस प्रतिशोध की भावना से अगर वो काम करेंगे तो इसका देश की जनता के ऊपर असर पड़ेगा। असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उल्टा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की राजनीति को भारत की जनता पसंद नहीं करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में है इंदिरा गांधी का, जिसमें कि तुरंत पासा पलट गया। कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ जनता पार्टी अगर ख़त्म हो गई, ये आप भूली नहीं होंगी, मैं तो नहीं भूला हूँ। बिल्कुल, आप बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या 2024 के मद्देनज़र, पहली बात तो आप किस तरह की तस्वीर उभरते हुए देख रहे हैं? क्या आप उस बात पर कायम हैं कि नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जा सकता है? आप ये भी सब कह रहे हैं कि विपक्ष की एकता की ज़रूरत नहीं है, इनके खिलाफ जनादेश तैयार हो रहा है, और साथ में इस सवाल का एक हिस्सा ये भी है कि क्या विपक्ष को एक संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के चेहरे और उनकी उम्मीदवारी को आगे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विपक्ष को प्रधानमंत्री कौन होगा इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको जनता से जनादेश मांगना चाहिए। जब जनादेश मिल जाएगा तो कोई ना कोई नेता चुन लिया जाएगा और वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा कई बार हमारे इतिहास में हो चुका है। लेकिन इसमें हमको विपक्षी एकता के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें स्टेट वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बूथ वाइज ध्यान देने की ज़रूरत है विपक्षी दलों को। और अगर उन्होंने संगठनात्मक दृष्टिकोण से इस पर ध्यान दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है।
लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनेक सीटों पर 200 से ऊपर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, और कांग्रेस पार्टी को उसमें 4-5 सीटें मिलती हैं और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये जो प्रादेशिक दल हैं ये नहीं रोक सकते हैं। रोकने की मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी, ये तमाम जानकारियां और आपकी राय लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप ये कह रहे हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका से, बहुत बड़ा ये वक्तव्य, एक स्टेटमेंट है आप ये दे रहे हैं, और 1 साल से कम का वक्त अब बाकी है। लगभग इसी के आसपास, इसी महीने में हम देखेंगे कि अगली लोकसभा बन जाएगी, उसका निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और मैं इसमें जिसमें भी आपके स्टेटमेंट्स हैं मैं याद रखूंगी 2024 के चुनाव के वक्त के आपने जो कहा वो सच साबित हुआ या नहीं। आपका शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।